नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारा ग्राउंड रिपोर्ट देखा, पूर्णिया के एमपी का इंटरव्यू देखा। अब हम आलोक मेहता जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि बिहार सरकार में भू राजस्व विभाग के मंत्री हैं। मंत्री साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, जब मैंने 2006 में आपको देखा था, तब भी आप ऐसे फिट थे, आज भी आप ऐसे फिट हैं, इसका राज क्या है? इसमें कोई राज बहुत ज़्यादा नहीं है। सामान्य ज़िंदगी जीता हूँ। विशेष ज़िंदगी विशेष ढंग से जीने वालों को बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सामान्य भोजन, सामान्य मतलब व्यवहार और सामान्य ढंग से राजनीति करना, ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो इसे एट पार बोलते हैं कि मैं एट पार जीता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप समझते हैं कि फिटनेस है तो इस फिटनेस का राज यही है। फिटनेस का राज मुझे लगता है कि उम्र के साथ थोड़ा डिटोरेशन होता ही है, वो मेरे में भी हुआ। और थोड़ी जब व्यस्तता बढ़ती है तो व्यस्त समय का, व्यस्त परिस्थितियों का जो मैनेजमेंट होता है वो हम लोग बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। और अक्सर होता है कि जब जनता परेशान हो तो जनता के सेवक बहुत सामान्य नहीं रह सकते, इसलिए परेशानी हम लोग की भी होती है। उन चीज़ों का भी असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। जी अच्छा मंत्री जी, अभी बिहार के सीमांचल में रैली है और मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन करूंगा। पहला सवाल सर ये रहेगा कि अमित शाह बीजेपी की रैली पटना में करने जा रहे हैं और सीमांचल में महागठबंधन रैली कर रही है। क्या इसे महागठबंधन कैप्चर कर पाएगी अपनी ओर, या फिर भीड़ भाजपा की ओर जाएगी? देखिए, हम भीड़ के लिए हम सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं करते। हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं। बिहार के लोगों को बिहार के हक के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को वाजिब हक मिलना चाहिए। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, उसमें स्टेट का जो हिस्सा बनता है, हर बार जब मैंने सरकार उनके मन की नहीं बनती तो फिर उसमें कमी करना शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसलिए हम इन चीज़ों के प्रति आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। अच्छा और देश में जो जिस तरह के हालात खड़े किए गए हैं कि चुनाव के पहले कुछ बोलना और चुनाव के बाद बिल्कुल मतलब अपने मन की करना, ये चीज़ें शायद जनता को भी गवारा नहीं है। तो हमें लगता है कि जनता वोट देने के बाद ठगा सा महसूस कर रही है। तो हम उन्हें उन सारी चीज़ों पर हम उनकी चर्चा करते हैं और जनता को की जागरूकता बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हम इस तरह की रैली या इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। अमित शाह जी इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन तलाश रहे हैं। ज़मीन तो कहीं है नहीं। 17 सीटें होने के बावजूद सर कह रहे हैं कि जमीन नहीं है। 17 सीटें उन परिस्थितियों में हुई जब हम लोगों में बंटवारा हो गया। हमारी जो सामाजिक न्याय और समाजवादी ताकत जो थी, हमारी सामाजिक न्याय की जो हमारी समाज ताकत थी, वो उसमें बंटवारा हो गया, इसलिए उतनी सीटों पर आ गए। और दूसरा है कि उनका जो षड्यंत्र है, जो प्लान किया जाता है, जो हिडन एजेंडा था, वो फ्लोर पर लाकर और आम जनता के बीच सांप्रदायिक पोलराइजेशन किसी न किसी ढंग से करने की कोशिश की जाती रही है। कभी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, अब परोक्ष रूप से किया जाता है। और ऐसा किया जाता है कि जोर का झटका धीरे धीरे लगे और आम जनता वोट देते समय परिस्थितियाँ, मन स्थिति और ये तमाम जो बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया है, उनके द्वारा उनको परोसा जाता है वही जो दिखाना चाहते हैं, और दिखा कर जनता के मन पर मनोवैज्ञानिक असर डालकर और वोट ठगने की कोशिश करते हैं। उनके प्रति भी हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं इसी माध्यम से। अच्छा, महागठबंधन की रैली है सर, ताकि फेयर डेमोक्रेसी में फेयर वोटिंग हो सके। और ये नहीं तो हमेशा इल्यूजन में, हमेशा कन्फ्यूजन में और हमेशा कभी डर से, एक वर्ग विशेष डर से कहीं वोट दे रहा हो,
कोई सुरक्षित महसूस कर रहा हो तब वोट दे रहा हो। मैंने इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है कि मतलब जो पैसे की ताकत है उसके सामने गरीब आदमी झुक जाए, और जिसके पास वोट है, हम लोग जनता को ये बताते हैं कि वोट में जो है, वोट में वो ताकत है जो बुलेट में भी नहीं है। इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है। हम जो बिहार की आवाम है उनके हित में अपने वोट को इकट्ठा करने का आह्वान करते हैं। और एक ज़माने में हथियार इकट्ठा करके लड़ाई होती थी, आज वोट इकट्ठा करके लड़ाई होगी। तो हम लोगों ने जो समाजवादी विचारधारा है और प्रजातांत्रिक मूल्य है उसकी रक्षा के लिए हम ऐसी रैलियां करते हैं। अच्छा सर, महागठबंधन की जो रैली है इस पर इसका क्या संदेश देना चाहिए? ये महागठबंधन की जो रैली है, मैंने कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों, संविधान की रक्षा और जो समाजवादी मूल्य है उनकी रक्षा के लिए हम आम जनता को जागरूक करना, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि समय पर सही दिशा में अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करके और इस डेमोक्रेसी के अंदर उनके छुपे हुए अधिकार का पूरा पूरा सदुपयोग कर सकें। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन होता है सर आप लोगों से, खासकर महागठबंधन वालों से, जब जेडीयू और आरजेडी एक होती है, वो होती है जंगल राज की बात। इसी पूर्णिया में अमित शाह ने जंगल राज का आह्वान किया था, कहा था कि जंगल राज बिहार में वापस आ गया। इस पर आपकी क्या राय? हिटलर के जो कुछ शिष्य लोग थे उन लोगों ने फॉर्मुलेट किया था कि एक झूठ को 100 बार जब बोलो तो सच की तरह दिखाई पड़ने लगता है। 90 के दौर की भी बात करते हैं। वही कह रहा हूँ कि उसी चीज़ को, सामाजिक न्याय को इन्होंने जातिवाद का नाम दिया, और सामाजिक न्याय के अधिकार की मांग की वजह से जो एक हलचल पैदा हुई उसको जंगल राज का नाम दिया। ये रिवॉल्यूशन नहीं चाहते, ये परिवर्तन नहीं चाहते, ये यथास्थितिवाद चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, देश की जनता उतने ही में सिमटी रहे, पढ़ाई लिखाई का स्तर घटिया से घटिया हो जाए, और जो अब बताइए, पूरा देश देख रहा है, वोट ले लिया और रेलवे को पाटे पाट करके बेचा जा रहा है। इंडियन ऑयल बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, और जितने जो राष्ट्रीय धरोहर कहे जाने वाली चीज़ें थी, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, लाभ में चलते हुए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को औने पौने दाम में अपने मित्रों के हाथ, मतलब औने पौने दामों में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो डंके की चोट पर इसलिए कर रहे हैं कि 5 साल तक जनता को उनको वापस बुलाने का अधिकार नहीं है, राइट टू जो रिटर्न जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं है। यदि वो होता तो शायद जनता अभी उनको बुला लेती। तो ये जो काम चल रहा है वो इसलिए निश्चिंत है कि 5 साल तक जनता उन्हें नहीं बुला सकती, लेकिन 5 साल के अंदर जेपी मूवमेंट जैसा आंदोलन तो हो ही सकता है, उसको कौन रोक लेगा। इसलिए पहले जनता तैयार हो, जागरूक हो। आने वाले चुनाव में, अब तो 5 साल पूरा होने जा रहा है ना, हमें वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल पूरा होते होते जनता उनके विरुद्ध एकजुट होगी और उन्हें अपदस्थ करेगी। अच्छा, 2024 को लेकर महागठबंधन की क्या स्ट्रेटेजी है? 2024 को लेकर महागठबंधन अभी अपने शबाब में आने में थोड़ा समय है, और समय पर शबाब में आ जाएगा। पूरे देश का विपक्ष एकजुट होगा, और इन्हें इस एकजुटता का असर ये होगा जो कभी जनता दल के शासनकाल में हुआ था, कभी मतलब समाजवादियों की व्यवस्था बनी थी, उस तरह का शासनकाल होगा। और जितने डैमेज किए गए हैं, कंट्रोल करने योग्य तो नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास किया जाए कि उसे कंट्रोल करके और आम जनता के हित में व्यवस्था को स्थापित किया जाए। अच्छा, राजद ने सर हमेशा शोषितों, पीड़ितों की हित की बात कही है, इसे आप कैसे प्रस्तुत करेंगे उस दिन रैली में? ये कोई हम रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग के खून में है और हम लोग के विचारों में है। हमारे पुरखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव प्रसाद, शहीद जुब्बा सहनी, ये तमाम जो लोग थे, इन लोगों के जो विचार हैं वो विचार हम लोग के खून में हैं, हम लोग के मस्तिष्क में हैं, और इसमें तैयारी वारी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी हाल में जगदेव बाबू के कुछ विचारों को रखा था, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगने लगी थी। वो इसलिए लगी थी कि जगदेव बाबू के अनुसार जो शोषित हैं उन शोषक की सत्ता फिर से स्थापित होती हुई दिख रही है,
और जब चोर को चोर कहो तो उसे गुस्सा आता है। तो बस उसी तरह की बात है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जनता में परिपक्वता आ गई है कि उन्हें इन बातों की याद कराई जाए और इस जन विरोधी सत्ता को देश से हटाया जाए। सर, सीमांचल में हैं आप और वो भी पूर्णिया में हैं आप। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाके में राजद या महागठबंधन कैसे अपने आप को सरवाइव करेगी, चूँकि AIMIM भी अपनी पैठ बढ़ा चुकी है, हालांकि आप लोगों ने तोड़कर उनके विधायकों को मिला लिया है। देखिए, विधायकों को तोड़ने की बात नहीं है। विधायकों ने भी, माननीय विधायकों ने भी लोगों की मनःस्थिति को समझा होगा। ये अब मैं किसी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह तो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना जनाधार है। हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस क्रम में कोई अपनी बातों को, पुरानी बातों को याद करके हमारे साथ आ रहा है तो हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। और वो हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी और के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच जो साजिशें चल रही हैं पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की, या फिर उस सामंती और जमींदारी व्यवस्था को नए ढंग से अधिरूपित करने की, ये जो साजिशें चल रही हैं ना, उसके खिलाफ जनता खुद ब खुद जागरूक हो रही है। और उसमें उसका उदाहरण है कि हम जब अपने पुरखों की बातों को जैसे ही याद दिलाते हैं तो पूरा देश संवेदनशील हो जाता है और चारों तरफ। अब इसी डिस्टर्बेंस की बात मैं कह रहा हूँ, जिसे जंगल राज वो कहते थे, जब हमारे लोगों को पर अत्याचार किया जाता था, शोषक के द्वारा शोषण किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती थी, हमारे पुरखों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, तो जब तक दर्द सहते रहते थे तब तक शांति थी। और उलटकर 2 लात लगाया तो जंगल राज हो गया। वो डिस्टर्बेंस, उसी डिस्टर्बेंस को ये जंगल राज कहते थे। लेकिन ये परिवर्तन जब होता है तो कुछ न कुछ हलचल होती है। वही हलचल था। मैं समझता हूँ कि उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और उसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं थी जिसको, लेकिन अब क्या है, मैंने भूत का नाम ले लेके, किसी ने देखा नहीं होगा लेकिन भूत का नाम ले लेके लोग डराते हैं। उसी तरह के साइकोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग करते हैं और एक झूठ को 100 बार बोल के उसे मतलब सच बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जनता है जो काफ़ी परिपक्व है और उनके इन प्रयासों को असफल करेगी। अच्छा सर, जो महागठबंधन है इसमें से JDU के एक नेता ने BJP का दामन थाम लिया है और अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली है। उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। क्या इससे लगता है कि JDU के जनाधार या फिर यूँ कहें तो महागठबंधन को जनाधार पर असर डाला जाएगा? ये कौन कहता है ये बात? ये कुछ खास चुने हुए मीडिया के द्वारा कहा जाता है। वैसी पार्टी जो महागठबंधन जिसे नहीं सुहाती, वैसी पार्टियां इस बात का प्रचार करती है। और कौन कह रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उपेंद्र जी एक मतलब नेता प्रतिपक्ष जब बने थे तो उस समय उन्हें मौका था अपना व्यक्तित्व विकसित करके और बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित रह गए होते यदि, तो अभी तक एक आध मौका मिल गया होता। लेकिन ये 12-14 साल तक कितना ठगिएगा लोगों को मैंने जिस सामाजिक आधार की बात करते हैं, जिस जाति वर्ग की बात करते हैं, जो हमारी भी है, तो उनको 12 वर्षों तक खानाबदोश की तरह मैंने टेंट लेके कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में घूमते रहे। किसी पार्टी से समाज का विश्वास स्थापित नहीं होने दिया। और जब तक समाज का विश्वास पार्टी पर और पार्टी का विश्वास समाज पर नहीं होगा तब तक उस समाज को कुछ नहीं मिलता। यह बात समझ लीजिए। राजनीति में कंट्रीब्यूशन का एक मायने मतलब होता है और इससे उपेंद्र जी ने, इस राजनीतिक गतिविधि से उपेंद्र जी ने लोगों को दूर रखा। और इतना सब करने के बाद जिस व्यक्ति के पैर में चक्के लगे हुए हैं उनका तो कहीं ठिकाना हो नहीं सकता। उनके पैर में चक्के लगे हुए हैं? मैं बता ही रहा हूँ, तो वही तो बता रहा हूँ। किसी एक पार्टी में स्थिर रहना, एक ही पार्टी में वो 3 बार गए। यदि पहली बार गलती होगी तो फिर दूसरी बार आपने क्यों गलती की?
इसका मतलब है कि आपने मतलब आपके पास जो विज़न होना चाहिए एक लीडरशिप का, वो नहीं दिख रहा है। तो जनता में अविश्वास भी हो गया है। जनता अब उनके इस कदम को डिसअप्रूव करती है। जो कुछ लोग भी थोड़ा मोड़ा उनके साथ थे, उन लोगों ने भी छोड़ दिया है। हमें मतलब अब ऐसी स्थिति में भी हमारे बड़े भाई को पूरे देश का चैनल इस तरह से दिखा रहा है जैसे लगता है कि महागठबंधन ही दो फाड़ में बट गया हो। तो ये तो बिल्कुल कृत्रिम रूप से मतलब जनता के बीच एक इल्यूजन पैदा करने की कोशिश है, लेकिन जनता है जो सब कुछ जानती है। अच्छा, बीजेपी ने सर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बनाया और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरसीपी सिंह भी पहुंच गए हैं। सिर्फ उनके और सिर्फ राजद के पास आलोक मेहता जैसा ही चेहरा क्यों है और कोई चेहरा क्यों नहीं? अरे तो 10 लंगड़े पहलवानों से लड़ने के लिए एक ही पहलवान काफ़ी है। अब है, अब आलोक मेहता तो वो व्यक्ति है जो कितने भी बुरे दिन आए, कितने भी अच्छे दिन आए, और हमेशा एक पार्टी में सैद्धांतिक आधार पर जमा रहा। तो जनता जिसके साथ है वही ना पहलवान है। तो अभी महागठबंधन के साथ जनता है। इसलिए मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता, मैं ही कहना चाहता हूँ कि जनता सब कुछ जानती है और समझ रही है। इसलिए उसने जनता इस बात को बेहतर जज कर सकती है कि किसके साथ रहना है और क्या उसे मजबूती मिल सकती है।